हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने जो हमारा पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें से हम लोगों ने एक पार्ट यानी कि जो हमारा कंपनी का शासन था उसको कंप्लीट किया है। उसमें 2 वीडियो बने हैं, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ताज का शासन। ताज का शासन हम लोग 1858 से 1947 तक को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये भी 2 पार्ट में होगा। जो हमारा पहला पार्ट था कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 तक, उसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा था। अगर हम बात करें कि वो कौन सा 2 हम लोगों ने देखा था, एक बार उसका रिवीजन कि कौन-कौन सी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, तो हम लोगों ने जो कंपनी का शासन था ना, उसकी अगर बात करें क्या? कंपनी का शासन, कंपनी का शासन अगर हम इसकी बात करें तो हम लोगों ने उसको 1773 से लेकर 1853 तक देखा। 1773 से लेकर 1853 तक देखा था। अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारा पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। फिर उसके बाद हमने 1781 का संशोधात्मक अधिनियम देखा। संशोधात्मक अधिनियम देखा। अधिनियम देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा। पिट्स इंडिया एक्ट देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 1786 का अधिनियम देखा। 1786 का अधिनियम देखा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 चार्टर एक्ट देखे। 4 जो चार्टर एक्ट थे उसको देखा। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। चीजों को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि 1773 में किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे समय दर समय जो एक्ट को पारित किया गया 1853 तक। और उसके बाद 1858 के बाद से यहाँ से ताज का शासन आ जाता है। 1773 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जिसमें एलिजा इम्पे वहां के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद 1781 का संशोधात्मक अधिनियम आता है। 1781 के संशोधात्मक अधिनियम में हम देखते हैं कि जो 1773 का उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए बनाया गया था 1781 का संशोधात्मक अधिनियम। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। इसमें द्वैत शासन की शुरुआत होती है। बंगाल में द्वैत शासन जो कि कंपनी में स्टार्ट हुआ था उसकी बात करती है, वो स्टार्ट होता है। फिर 1786 का अधिनियम आ जाता है जिसमें कार्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आता है यहाँ पे। फिर 1793 के तहत चार्टर एक्ट की बात की जाती है। जो कार्य परिषद के सदस्य होंगे उनका वेतन यहीं से दिया जाएगा और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813 आ जाता है। 1813 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर साथ में यहाँ पे शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने की बात की गई। साथ में ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे अब यहाँ पे जाके प्रचार प्रसार करने की बात की गई 1813 में। फिर उसके बाद यहाँ पे इनके एकाधिकार जो चाय और चीन के साथ था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और फिर 1833 का चार्टर एक्ट आ जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी जो थी वो शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। और यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया और केंद्रीकरण की दिशा में केंद्रीकरण की दिशा में ये प्रवृत्त हुआ जो ये अधिनियम था। फिर उसके बाद क्या नाम है कि के बाद यहाँ पे सिविल सेवा का जो प्रतियोगी परीक्षा कराने का प्रयास किया गया बट हो नहीं पाया था। एक विधि आयोग का गठन किया गया यानी कि विधि सदस्य जो था ना, जो कार्य परिषद में 3 सदस्य थे, एक सदस्य को और बढ़ाया गया, विधि सदस्य को जोड़ा गया। फिर 1853 देखते हैं कि यहाँ पे 1853 के तहत क्या नाम है कि जो इसमें एक और भी जो विधि सदस्य था उसको जो लॉर्ड मैकाले थे
ये सिविल सेवा के लिए क्या नाम है कि प्रतियोगी परीक्षा कराए जाने का जो प्रारंभ था वो 1853 से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया है, कहां तक, जो भारत का गवर्नर जनरल था। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वायसराय, क्योंकि अब यहां से जो है ना 1857 का एक युद्ध होता है। 1857 का एक जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, उसको कई नामों से जाना जाता है, वो होता है 1857 में। 1857 में आपको पता होगा हमने एक गवर्नर जनरल भी पढ़ाया, लॉर्ड डलहौजी आते हैं। लॉर्ड डलहौजी के कारण भी बहुत सारी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति की बात करते हैं। हड़प नीति के तहत क्या है कि वो 8 राज्यों को अपने अंतर्गत कर लेते हैं कि जिस पास पुत्र नहीं होगा उसका उत्तराधिकार, यानी कि वो गोद में उत्तराधिकार नहीं ले सकता है। इसका उत्तराधिकार नहीं होगा, शासन में उसका राज्य का विलय कर लिया जाएगा। उसके तहत 8 राज्यों का विलय कर लिया जाता है, जिसमें अवध भी था, झांसी था, ये सारे राज्य थे। और फिर 1857 की क्रांति हो जाती है, मंगल पांडे के द्वारा ये क्रांति स्टार्ट की जाती है चर्बी वाले कारतूस की वजह से, जो कि ऐसा कहा जाता था कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया गया था। ऐसा गाय और सुअर की चर्बी से वो कारतूस बना था, उसको मुंह से खोलने के बाद उसको लगाना पड़ता था। इसकी वजह से ये सारी हुई थी। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, फिर उसके बाद ये 1857 का विद्रोह हुआ था। बट 1857 का विद्रोह का कंपनी द्वारा क्या है कि दमन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1858 का अधिनियम बन के आता है। 1858 के तहत यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। अब ये शासन कंपनी द्वारा ताज को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ताज को हस्तांतरित हो जाता है। अब यहाँ से शासन जो चलेगा वो ताज का शासन चलेगा। अब हम लोग ताज के शासन के अंतर्गत भारत का शासन देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ताज के शासन के, यानी कि पहला जो हमारा यहाँ पे था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये वाला पेन दिख रहा है यहाँ पे, 1857 के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसका निर्माण किया जाता है। और भारत के शासन को अच्छा बनाने, क्या भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से ये प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम है जो भारत के शासन को अच्छा बनाने के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो 1858 का शासन अधिनियम है, जो भारत को अच्छा बनाने वाले कानून से नाम से प्रसिद्ध है। इस तहत जो कंपनी का शासन था, वो समाप्त कर दिया गया और गवर्नर क्षेत्र और राजस्व ना ब्रिटिश शाही को हस्तांतरित कर दी गई। जो भी गवर्नर था, क्षेत्र, राजस्व संबंधी शक्ति सभी इसको हस्तांतरित कर दी गई। किसको? तो वो हस्तांतरित कर दिया गया किसको? ब्रिटिश राजशाही को। इसके तहत जो भारत का शासन होगा ना, अब सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया भारत का शासन। गवर्नर जनरल का जो नाम था वो बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। हमने आपको बताया था कि जो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक थे प्रथम गवर्नर। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था प्रथम? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे जो प्रथम थे। और बंगाल का गवर्नर कौन था प्रथम? बंगाल का गवर्नर कौन था प्रथम? और लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव। अगर हम इसकी बात करें तो जो गवर्नर, जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसकी बात करें तो ये 1853 से लेकर 1858 तक इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो 1773 से लेकर 1833 तक बोल सकते हैं। और जो ये था 1757 से 1773 तक ये था। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें पहला अब क्या बोला है? अब वायसराय हो गया। अब वायसराय यहां से चलेगा लॉर्ड माउंटबेटन तक 1947 तक। जब तक 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हो जाता है तब तक ये वायसराय रहेगा। उसके बाद सराय का पद था वो समाप्त कर दिया जाता है और
जो दो डोमिनियन बने थे भारत पाकिस्तान, उसमें गवर्नर जनरल हो जाते हैं। और जो भारत का प्रथम गवर्नर उस समय बनता है, भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बनते हैं। और अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सिराज गोपालचारी होते हैं। ये सारी चीजें रही इनके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड था, जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड था, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड था, उसको समाप्त कर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिएगा। आपको पता होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था कब, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। याद रखिए, एक बंगाल में द्वैध शासन की बात भी की जाती है। क्या बंगाल में द्वैध शासन की जो बात की जाती है, तो बंगाल में द्वैध शासन की बात की जाती है जब 1765 का, जब 1700 इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, तो उसमें द्वैध शासन की प्रारंभ होता है 1765 में। और इसको स्टार्ट कौन करता है, तो लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव स्टार्ट करता है इसको, बट इसको समाप्त कौन कर देता है, तो ये 1772 में वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो है ना, इसको समाप्त कर देता है। वारेन हेस्टिंग्स जो है ना, इसको समाप्त कर देता है। जो बंगाल में द्वैध शासन की बात की गई थी, बट ये जो द्वैध शासन है, ये 1784 में जो कंपनी में प्रारंभ किया गया था उसकी बात की जा रही है। जो व्यापारिक और राजनीतिक मामलों के लिए प्रारंभ किया गया था, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड, इसको समाप्त कर दिया गया। और ये 1784 में स्टार्ट हुआ था और 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अभी आगे वाला हम लोग प्रांतों में जो द्वैध शासन स्टार्ट होता है ना, लियोनस कार्टिस के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की जो उसको जनक माना जाता है, जो स्टार्ट होता है, उसको भी बताएंगे। बट वो 1900 का जो अधिनियम है उसके तहत होता है, बताएंगे, वो आगे आएगा अभी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये समाप्त करने के बाद एक नए पद राज्य सचिव, एक नए पद राज्य सचिव का सृजन किया जाता है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति अब किसके पास हो गई, तो एक जो राज्य सचिव नियुक्त किया जाता है उसके पास ये नियंत्रण नियुक्त संपूर्ण शक्ति जो है उस पर निहित हो गई। और ये अच्छे, अब सोचिए कि भारत में जो शासन करता था ये ब्रिटेन में रहता था। ये जो राज्य सचिव है ना, ये ब्रिटेन में रहता था और वहां से भारत पर नियंत्रण स्थापित करता था और सारी शक्तियां उसे में निहित थी। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ये कौन होता था राज्य सचिव, तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, कैबिनेट का एक सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय किया गया किसके लिए, जो भारत का सचिव होगा, राज्य सचिव होगा, उसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का एक गठन किया गया, जो एक सलाहकारी परिषद थी। ये सलाहकारी परिषद थी। ऐसा नहीं है कि जो परिषद 15 सदस्यीय था वो अगर कोई भी निर्णय लेती है तो उसको राज्य सचिव को मानना ही होगा, ऐसा नहीं था। ये सलाहकारी परिषद था, यानी कि अपनी बातों को कर सकती थी, बट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं था कि राज्य सचिव इनके बातों को माने ही माने। यानी कि ये एक सलाहकारी परिषद थी। परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव ही होता था। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का अब सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। किसके माध्यम से, राज्य सचिव के माध्यम से। राज्य सचिव के माध्यम से भारत पर अब सीधा नियंत्रण किसका स्थापित हो गया, ब्रिटिश संसद का सीधा क्या है कि नियंत्रण स्थापित हो गया। क्योंकि आपको पता है कि राज्य सचिव ब्रिटिश का सदस्य ही होता है, कैबिनेट का सदस्य ही होता था। फिर मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए ये बहुत अच्छा था, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगला जो पॉइंट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखो क्या होता है ना, जब 1857 की क्रांति होती है, जब 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो उसमें एक चीज पता चलता है, जो जब यहाँ से ताज का शासन आ जाता है, यानी कि जो कंपनी का शासन था वो हस्तांतरित होके ताज के पास चला जाता है, रानी विक्टोरिया के पास चला जाता है, तो उनको ये पता चलता है कि भारत में अगर शासन चलाना है, भारत में अगर शासन चलाना है तो भारतीय लोगों को अब क्या है कि ना इसमें शामिल करना पड़ेगा। शासन में अब भारतीय लोगों को शामिल करना पड़ेगा। इसी संबंध में 3 भारत परिषद अधिनियम लाए जाते हैं, जैसे 1861, 1892 और 1909। ये 3 परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम लाए जाते हैं,
जो जिसमें क्रम वाइज मतलब एक तह बाई को शामिल किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। 1861 की अब बात कर ले हम। 1861 जो पहला था भारत परिषद अधिनियम, यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। एक महत्वपूर्ण अधिनियम था कौन? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। जो मैंने बताया आपको कि जब इसका शासन भारत का ताज के हाथों में चला गया तो उनको पता चला कि अब यहां पे शासन करने के लिए भारतीयों को शामिल करना आवश्यक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद, तो उसी संबंध में 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय जो था वो कुछ भारतीयों को अपने परिषद में, विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। जो विस्तारित परिषद थी उसमें ये सदस्यों यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में ये नामांकित कर सकता था कुछ भारतीयों को। कौन कर सकता था? तो वायसराय। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद के सरकारी सदस्यों में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, पहला बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये 3 भारतीय थे जिनको गैर सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये तीनों नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। तीनों आपसे क्रम वाइज क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कि इसमें से कौन शामिल नहीं किया गया था या इनमें से शामिल किया गया था, ये आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि देखिए संयुक्त प्रांत का राजा या कहीं दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये 1862 में स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर मद्रास और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण माने शक्तियों का बंटवारा। विकेंद्रीकरण माने शक्तियों का बंटवारा और केंद्रीकरण माने शक्तियों का एक जगह होना। एक जगह होना। आपको पता होगा जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें केंद्रीकरण की बात की गई थी। आपको पता होगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अंतर्गत जो बंबई का गवर्नर था और मद्रास का गवर्नर था उसके अंतर्गत कर दिया था, यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी थी। और यह केंद्रीकरण 1833 में और अधिक हो गया था, जो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। और अभी जो 1861 का परिषद अधिनियम है कि जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बनाई गई थी अब विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब मद्रास और बंबई को जो उनकी विधायी शक्तियां थी पुनः प्रदान कर दी गई। यानी कि विकेंद्रीकरण अगर आपसे पूछे तो आप लगाएंगे 1861 का परिषद अधिनियम, अगर आपसे केंद्रीकरण पूछे तो 1833 लगाएंगे। ओके, याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। फिर बंगाल 1862, बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 विधान परिषद का गठन हुआ। इसमें बताया गया कि विधान परिषद के गठन की जाने की बात की गई, जिसके माध्यम से 1862 में समय समय पर 1862 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, 1866 में पंजाब, 1897 सॉरी बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। इस अधिनियम के द्वारा 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। 1959 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1861 के परिषद अधिनियम के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। यानी कि अब जो वायसराय था ना उसको शक्ति प्रदान कर दी गई, किसका? अध्यादेश जारी करने का। अब ये जो काउंसिल की सदस्य थे बिना उनकी संस्तुति से, बिना उनसे पूछे अब ये अध्यादेश जारी कर सकता था। और ये जो अध्यादेश था इसकी अवधि जो थी मात्र 6 माह थी। आपको पता होगा अगर आज का संविधान की बात करें तो हमारा एक आर्टिकल है जो केंद्र के राष्ट्रपति की बात करता है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है इसको एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वो आर्टिकल कौन सा है?
अध्यादेश जो है राष्ट्रपति ये आर्टिकल 123 के तहत ये अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी भी इसका जो 6 माह है, ओके, जो समय काल है वो 6 माह है। साथ में राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ये राज्यपाल जो है अध्यादेश कब जारी कर सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत, तो इसका भी आर्टिकल जो है वो 213 है। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और ये अध्यादेश की बात आती कब से है, तो ये अध्यादेश की बात आती है 1861 के परिषद अधिनियम से, जिसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि मात्र 6 माह होती थी। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर एक आता है 1873 का अधिनियम। देखिए ये परिषद अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये परिषदीय अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। उसके अंतर्गत सिर्फ 3 कानून है, 1861, 1909, ये 3 परिषद के अंतर्गत है। और बाकी ये जो बीच में थोड़े थोड़े अधिनियम आए थे जिनके तहत कुछ कुछ परिवर्तन हुए थे, उसकी बात है। 1873 में एक अधिनियम आता है, इसके द्वारा क्या होता है कि यह उपबंध किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इसके द्वारा, वैसे भंग तो क्या नाम है कि समाप्त तो अब वो शासन यहाँ पे नहीं कर रहा था, अब तो यहाँ पे शासन जो था ब्रिटिश संसद का हो गया था, डायरेक्ट रूप से भारत परिषद का कि राज्य सचिव के द्वारा, भारत राज्य सचिव जो होता था उसके द्वारा। बट अब इसको बोल दिया गया कि आपका जो समय है या किसी भी समय ईस्ट इंडिया को समाप्त किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1784, सॉरी 1 जनवरी ये 1884 है, सॉरी ये 1884 है। 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। कब? 1 जनवरी 1884। याद रखिए, मुझे पता है और क्या सभी लोगों को, बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको पता होगा कि कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया था अपना, क्या नाम है कि 58 में, तो कंपनी को भंग भी 1858 में कर दिया होगा। लेकिन नहीं, कंपनी को भंग किया गया था कब? 1884 में। 1884 में 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। और ये किस अधिनियम के तहत? तो 1873 अधिनियम के तहत। याद रखिएगा, 1873 का अधिनियम के तहत कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त यानी कि भंग कर दिया जाता है। फिर अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो एक और आता है अधिनियम जिसको शाही उपाधि अधिनियम कहा जाता है। शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। यहाँ पे क्या है कि इस अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की जाती है। और 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग, जो पीडब्ल्यूडी था ना, पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य सौंपा जाता है। पीडब्ल्यूडी आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में पीडब्ल्यूडी की शुरुआत हुई थी, उसी को ने शुरू किया था इसे, पीडब्ल्यूडी को। ये शाही उपाधि अधिनियम 1876 की बात करता है। 18 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। अब इनको कैसरे हिंद, कैंसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। कैंसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है किसको? महारानी विक्टोरिया को। ओके, किसको? महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो 18 जो शाही अधिनियम था इसके तहत सामग्री हो जाती है रानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि, कैंसर ए हिंद की उपाधि इसको प्रदान की जाती है। कैंसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है किसको? रानी विक्टोरिया को। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि रानी की उपाधि कब प्रदान की गई, तो 1876 का जो शाही अधिनियम था उसके तहत यह प्रदान किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले अपना जो अधिनियम है उसकी तरफ। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, एक 1861 का भारत परिषद अधिनियम हमने देखा, अब 1892 का परिषद अधिनियम देखे। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या प्रत्यक्ष प्रणाली शुरुआत हुई? सॉरी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है 1892 में। इसने विधान परिषदों, अप्रत्यक्ष है ये, अप्रत्यक्ष है ये, इसके द्वारा यहाँ पे शुरुआत होती है
इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया, अर्थात कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। जो शक्ति, जो प्रश्न पूछा जा सकता था, जरूरी नहीं है कि उसका उत्तर दिया जाए, बट ये प्रश्न पूछ सकते थे, ये प्रश्न पूछ सकते थे, ये उनका था कि उनको उत्तर देना है, वो इनके अंतर्गत था। तो ये था हमारा 1892 का परिषद अधिनियम। याद रखेगा, ये प्रत्यक्ष गलती से लिख गया है, ये अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 1892 का परिषद अधिनियम में, 1892 के परिषद अधिनियम। बहुत सारा गलत इसमें दिख रहा है, जो क्या है कि जो पीपीटी बना है उसको थोड़ा सा अब हम सुधारेंगे अगले बार। मतलब इसको जब आप लोग को देंगे ना, जो इसका पीडीएफ होगा, तो वो अच्छे से इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी जहां पे चीजें गलत है, वहां पे चीजों को सुधारा जाएगा। फिर अब हम आते हैं 1809। 1809 का भारत परिषद अधिनियम। 1809 का भारत परिषद अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसको लॉर्ड मिंटो उस समय यहाँ के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय थे। इसे मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। मार्ले, अगर मार्ले और मिंटो की बात करें, मार्ले मिंटो की बात करें, तो जो मार्ले थे ये राज्य सचिव, भारत सचिव जो वहां था, जो ब्रिटेन में रहता था राज्य सचिव, उसकी बात है, ये राज्य सचिव था। और जो मिंटो था ये वायसराय था, ये वायसराय था। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इस कानून को जाना जाता है। इस कानून को 1909 का भारत परिषद अधिनियम। देखो नाम याद करिए, मार्ले मिंटो, मिंटो बोल रहा है कि आओ मार लीजिए, आओ मार लो, आओ मार लो, मार्ले मिंटो, याद रखिए। मार्ले जो है वो राज्य सचिव, और मिंटो जो है वो कौन था? वायसराय यहाँ का था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। पहली बार क्या होता है, इनको प्रांतीय विधान परिषदों को, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। जो हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, उसका अधिकार मिला था, बट वो प्रश्न का उत्तर दे या न दे वो बात की बात थी। बट यहाँ पे पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, वहां पे जो जवाब आएगा उसका भी प्रश्न पूछा जा सकता था, उस पर भी। तो ये कब मिला? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में, इसको बोल सकते हैं भारत परिषद अधिनियम में। इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद के साथ संगठन बनाने का अधिकार प्रावधान, यानी कि वायसराय के परिषद में शामिल का प्रावधान किया गया। ऐसे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सिन्हा है ये, सिन्हा जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इनको विधि सदस्य बनाया जाता है, इनको विधि सदस्य बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो पृथक निर्वाचन के आधार पर, क्या पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया। इसके तहत क्या था कि मुस्लिम सदस्यों को का चुनाव जो होता था, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव। पृथक निर्वाचन की अगर आपसे पूछे कि शुरुआत कब होती है, तो 1909 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम से होता है। मार्ले मिंटो भी बोलते हैं इसको, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है इसको 1909 को। तो मार्ले मिंटो अधिनियम में पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है, जिसमें मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है, उनको पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। अब लॉर्ड मिंटो को जो है ना सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को, ये वायसराय थे भारत के, आपको पता ही है, ये वायसराय थे भारत के, वायसराय। तो इनको क्या कहा जाता है? ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय में मुस्लिमों को ये निर्वाचन था। इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया, अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। याद रखिए 4 पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, वो याद ये रखना है कि 1909 का जो भारत परिषद नियम था, इसको कहा जाता था मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ यहीं से होता है, और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। साथ में यहाँ पे जो क्या है कि
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने का और मत देने का अधिकार प्रदान किया जाता है 1909 में। इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद के साथ संगठन बनाने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं। इनको विधि सदस्य बनाया जाता है, इनको विधि सदस्य बनाया जाता है। उसके पहले हम लोगों ने देखा 1892 का परिषद अधिनियम, इस चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। विधान परिषदों में कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया, अर्थात कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। याद रखिए ये अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 में होती है। प्रत्यक्ष वाला जो होगा वो आगे होगा 1919 में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 1892 में। फिर उसके बाद हमने उससे पहले यहाँ पे शाही अधिनियम को देखा था 1876 में, जिसमें हमने देखा था कि एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है और छठे सदस्य को नियुक्त किया जाता है कार्य परिषद में, और केंद्रीय कार्य में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग सौंपा जाता है, पीडब्ल्यूडी। 18 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा जो है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है और इनको कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है, कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। फिर उसके पहले हमने 1873 का अधिनियम देखा, इसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 को 1984 गलत लिखा है, 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसके पहले हम लोगों ने 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखा कि यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की बात की। ये वायसराय अब यहाँ पे कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में यहाँ पे मनोनीत कर सकता था, जिसमें इसने जो लॉर्ड कैनिंग थे जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने 3 लोगों को, एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को यहाँ पे मनोनीत किया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां पुनः प्रारंभ कर दी गई, यानी यहां से विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी 1861 से होता है। यहाँ पे वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत क्या था कि जो वायसराय था उसको अध्यादेश वो जारी कर सकता था, और इसका जो अध्यादेश की अवधि थी वो 6 माह होती थी। और 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो जो प्रणाली थी उसको मान्यता प्रदान कर दी गई। ये था हमारा 1861 का। फिर उसके बाद 1800 हमने देखा, सबसे पहले 1858 का देखा, ताज के शासन के अंतर्गत पहला जो भारत सरकार अधिनियम था। 1857 के तहत क्या होता है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्या होता है, जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो जाता है, और कंपनी का शासन समाप्त कर अब जो शासन था वो ताज के हाथों में चला जाता है। और ये भारत के लिए एक भारत को अच्छा बनाने वाला कानून के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम को। इसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी जाती है। इसके तहत भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। गवर्नर जनरल का नाम जो था पदनाम बदलकर अब वायसराय कर दिया जाता है। ऐसे प्रथम जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी जाती है। एक नए पद राज्य सचिव का सृजन किया जाता है, जिसका प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया जाता है, जो एक सलाहकारी परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव बनाया गया, परिषद का सदस्य का सचिव बनाया गया। इस तरीके से ब्रिटिश जो संसद था उसका भारतीय मामलों पे सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, और मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ में आया होगा। ये सारी चीजें, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। इस कंटेंट को आप लोग नोट कर लीजिए, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप किसी एक किताब में आपको इतनी कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। हमने 2-3-4 किताबों से इसमें एड ऑन करके बनाया है पूरा का पूरा, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, वो उन वीडियो को देख लेंगे। और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम आपको एक चीज और बता दें, जो हमारा क्लासेस होता है ना, वो 3 क्लासेस अभी चलने का प्रावधान है। मैं 3 क्लासेस बात सोच रहा हूं। एक में जो होगा ना, जो यूथ कंपटीशन का बुक है, यूथ कंपटीशन का जो 31,000 का एमसीक्यू है, 31,000, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर एक हमारी क्लास जो चल रही है गवर्नर जनरल की चल रही है। गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल वाला कंप्लीट हो गया है टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग उसके जो 50 एमसीक्यू हैं, वन लाइनर एमसीक्यू हैं, उसको देखेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं उसमें, उसको हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे। वन लाइनर, पूरा का पूरा वन लाइनर है क्वेश्चन।
और एक जो तीसरी क्लास चल रही है वो संविधान की चल रही है, वो संविधान की चल रही है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी पहली क्लास होगी वो जो हमारा क्या नाम है कि गवर्नर जनरल बोल सकते हैं या संविधान बोल सकते हैं, जो संविधान वाला हमारा क्लास होगा वो सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे जो होगा ये अपलोड हो जाएगा। सुबह 10 AM पे ये अपलोड होगा जो संविधान की क्लास रहेगी। फिर 3 बजे की बात करें तो 3 PM पे जो होगा, जो थ्योरी की क्लास चल रही है उसकी मॉडर्न हिस्ट्री, वो होगा 3 PM पे। फिर उसके बाद रात में 8 PM पे, रात में 8 PM पे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू, एमसीक्यू वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री अगर साथ साथ पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्या है कि इतिहास के द्वारा पता चलती हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और उसी समय हमारा संविधान भी बनता है। और तो इसलिए आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और इसीलिए मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को प्रारंभ किया है, इसको स्टार्ट किया है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है, सॉरी ये 8 बजे वाला, ये भी प्रारंभ हो जाएगा। ये वाली किताब है, अगर मैं आपको किताब दिखा दूं, कौन सा किताब है, ये किताब है। जो हमारा पहला टॉपिक इसमें होगा वो होगा मुगल शासन का जो है पतन होता है उसका देखेंगे हम लोग, औरंगजेब से लेकर क्या नाम है कि 1857 वाला तक, वहां तक उनके पतन को देखेंगे। और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अन्य अंग्रेजी कंपनी भारत में आई थी, उनको देखेंगे। 40 क्वेश्चंस हैं उसमें, सारे क्वेश्चंस को हम पीपीटी के द्वारा बना रहे हैं। आज हो सकता है उसका वीडियो ना आए, कल से उसका वीडियो आना प्रारंभ हो जाएगा, और कल से हम उन चीजों को देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि 12 अक्टूबर तक इसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी इसमें से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए मैं पढ़ाऊंगा तो दो सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी ही मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे थ्योरी, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा दूंगा पूरा। क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे ना सभी को हम यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। थ्योरी बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये पीसीएस के क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग इसमें देखेंगे क्या, उसमें क्या देखेंगे हम लोग, तो देखेंगे 1800 सॉरी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का देखेंगे, फिर 1900, ये तीनों हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, तीनों कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो समाप्त हो जाएगा। अभी क्लासेस थोड़ी सी धीरे धीरे चल रही हैं, बट अभी जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो पूरा एकदम कंप्लीट, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेंगे, वो भी एमसीक्यू इसी में से देखेंगे, एमसीक्यू इसी में से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखेंगे ना जब एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अभी आपका कोई डाउट ही नहीं बचा है, जो भी डाउट होगा वहां पे सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।